तो ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर नंबर 5 होगा। लास्ट लेक्चर में हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज कैसे करते हैं वो हमने देखा था। ठीक है। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, एनालिसिस ऑफ इट्स मोशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। ये इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है इसमें हमारा पूरे का पूरा लेक्चर है, और इसको अगर हम समझ लें सिर्फ इस सेंटेंस को, इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, अगर पार्टिकल की जो मोशन है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रही हो, अगर टाइम के साथ वेरी करेगी तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उस की मोशन को एनालाइज करना ये मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सिंपल कैसे बना सकते हैं? However, a simple for the simplicity, however, for a simplicity, one dimension motion is that in which acceleration is constant. क्या simplicity के लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी one dimensional motion में acceleration को constant ले लेंगे। In such case, the average acceleration का आपको पता है AVG से represent करते हैं, over any time interval is numerically equal to the instantaneous acceleration. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जब एवरेज एक्सेलरेशन हो, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास हो और वो हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर लें तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। एट एनी इंस्टेंट विद इन द इंटरवल द वेलोसिटी चेंजेस एट द सेम रेट थ्रू आउट द मोशन। इसका जब एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट ले रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट। This situation is known as the particle under constant acceleration. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इक्वेशंस डिस्कस की थी, उसमें जो इक्वेशन नंबर 9 थी, we replace average acceleration by the instantaneous acceleration and take ti, initial time अगर हम उसमें 0 ले लें और जो फाइनल टाइम था उसको t के इक्वल ले लें, तो वो वाली इक्वेशन 9 को फिर हम इस तरह लिख सकते हैं ax is equal to vxf minus vxi over t minus 0। तो इसको हम ऐसे भी t को दूसरी तरफ ले जाएं तो axt will be equal to vxf minus vxi। तो इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करने से हमारे पास रिलेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा vxf is equal to vxi plus ax into t। ये रिलेशन कब वैलिड होगा? ये रिलेशन सिर्फ उस वक्त वैलिड होगा फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 13 हमारे पास है। Equation 13 is a powerful expression used to determine an object's velocity if we know the initial velocity and the acceleration। या ये आगे देखें, नेक्स्ट 3 फिगर्स दी हुई हैं A, B और C। जो फर्स्ट फिगर है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी टाइम गुजरने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज कैसे आ रही है वो बताया हुआ है। तो ये बात आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम इस कर्व के ऊपर टेंजन लें और उसको टेंजन का स्लोप लें तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो ये इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक वेलोसिटी ली हुई है और एक कुछ टाइम गुजरने के बाद यानी टाइम t के ऊपर एक स्लोप एक टेंजेंट लिया हुआ उसका अगर हम स्लोप लेंगे तो वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे थे कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो यूनिफॉर्म चेंज आ रही है, एक रेगुलर चेंज आ रही है। अगर ये एक रेगुलर चेंज आ रही है तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये आप देख सकते हैं फिगर बी में जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, थर्ड जो ग्राफ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू वो कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट लाइन का स्लोप जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अच्छा, अगेन फिर उन्हीं फिगर्स को एक्सप्लेन किया हुआ। फिगर ए रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप उसमें क्या है? स्लोप गिव्स द वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो फिगर बी में देखें, फिगर बी रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप विल गिव द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन गिविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
और जो फिगर सी है, फिगर सी रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शोइंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होगा dv ओवर dt के। यहाँ पे एक बात बच्चे नोटिस करें कि नोटिस दैट एज स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो फिर क्या होगा, हम एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसके बाद नाउ द वेलोसिटी vx varies linearly with time at a constant acceleration. Therefore, average velocity will be the arithmetic mean of initial and final velocities. ठीक है, जब हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी गई हो और हाँ, वो केस हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो, फाइनल वेलोसिटी दी हुई, हमें अगर एवरेज फाइंड करनी हो तो दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी सॉरी आ जाएगी। ये उस केस में वैलिड है जब फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 आ गई। इक्वेशन नंबर 14 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। For calculation of position under constant acceleration, we should recall that delta x is equal to xf minus xi, और जो delta t था that was equal to tf minus ti। tf क्या चीज है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसी तरह xf फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ वी टेक ti is equal to 0 तो डेल्टा t जो है वो इक्वल आ जाएगा टाइम के, यानी जो जिस टाइम के ऊपर इनिशियल टाइम हम 0 ले रहे हैं। अच्छा, तो इसमें xf माइनस xi डिवाइडेड बाय t विल बी इक्वल टू vx एवरेज, और xf माइनस xi इज इक्वल टू vx एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये इस इक्वेशन से आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि v एवरेज किसके बराबर है, ये ऊपर हमने वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 vxi प्लस vxf मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हमने इक्वेशन नंबर 14 से लिखा है। अच्छा, xf इज इक्वल टू xi प्लस 1/2 vxi प्लस vxf मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हमारे पास जो रिलेशन है ये आ जाएगा पोजीशन ऑफ द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। ये इक्वेशन भी उस कंडीशन के लिए वैलिड है जब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। फॉर अनदर यूजफुल एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और रिलेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूजफुल एक्सप्रेशन है। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 13 को इन इक्वेशन नंबर 15। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 13 को इक्वेशन नंबर 15 में, वी विल गेट xf इज इक्वल टू xi प्लस 1/2 vxi प्लस vxi प्लस axt। ये हमने वैल्यू पुट की है मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा xf इज इक्वल टू xi प्लस vxit प्लस 1/2 axt का स्क्वायर। ये इक्वेशन भी सिर्फ उसी वक्त वैलिड है जब हम कांस्टेंट जो पार्टिकल है मूव कर रहा हो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन 16 इज यूज्ड टू डिटरमिन फाइनल पोजीशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन। इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं फाइनल पोजीशन फाइंड करने के लिए। फाइनल पोजीशन हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमें इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिवन हो, हमें वेलोसिटी गिवन हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें गिवन हो। if the time in question is not given, then we should find expression without having t as variable। यानी अगर एक्सप्रेशन में हमें टाइम नहीं गिवन तो फिर हमें ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करना हो कि टाइम ना भी दिया हो और हम फाइनल जो पोजीशन है पार्टिकल की वो फाइंड कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस फाइंड वैल्यू ऑफ t फ्रॉम द इक्वेशन 13। फ्रॉम इक्वेशन 13 से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 15 में। यानी हम एलिमिनेट कर रहे हैं t को, तो t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 13 से हमारे पास आ जाएगी t इज इक्वल टू vxf माइनस vxi डिवाइडेड बाय ax। तो इक्वेशन नंबर 15 को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, xf इज इक्वल टू xi प्लस 1/2 vxi प्लस vxf
तो ये हमने वैल्यू लिख दी VXF माइनस VXI ओवर AX, यानी टाइम की वैल्यू लिख दी इन इक्वेशन 15। तो अगली स्लाइड में देखें कि XF इज इक्वल टू XI प्लस VXF का स्क्वायर माइनस VXI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AX। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा रीअरेंज करें, रीअरेंज करने के बाद आप देखेंगे VXF का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा VXI का स्क्वायर प्लस 2AX मल्टीप्लाइड बाय XF माइनस XI। XF माइनस XI यानी डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कवर किया। तो ये इक्वेशन हमारे पास 17 आ जाएगी। ये भी इक्वेशन उसी वक्त वैलिड है, सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब पार्टिकल मूव कर रहा हो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और इसके बाद है फॉर मोशन एट जीरो एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन जीरो, ऐसी मोशन को कैसे एनालाइज करेंगे? इक्वेशन 13 एंड 16 बिकम VXF is equal to VXI, which can be written as VX, और इसी तरह XF is equal to XI plus VX multiplied by T। ये भी उस वक्त वैलिड है जब AX is equal to 0। ठीक है, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि when AX is equal to 0, position of the particle varies linearly with time. Under such situation, the particle under constant acceleration model reduces to the particle under constant velocity model। यानी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है। तो जो हमने मॉडल कंसीडर किया था, मॉडल हमने क्या कंसीडर किया था? अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये हमारा जो मॉडल था अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, ये रिड्यूस हो जाएगा, किसमें? द पार्टिकल अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी मॉडल में चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन 13 एंड इक्वेशन 17, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 थी और इक्वेशन नंबर 17 थी, आर कॉल्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये था बच्चे आप आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आप में से किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क।